क्लास 10th भारतीय भवन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या देखिए 16 है। पहला है अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का अर्थ उस व्यवस्था या संगठन से है जिसके अंतर्गत समाज के सभी सदस्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा जीविकोपार्जन, ठीक है, जीविकोपार्जन यानी ऐसे काम किया जाए जिससे कि रुपया पैसा आता हो, वो सारे काम क्या कहे जाते हैं, अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। यानी अर्थ की व्यवस्था करना, अर्थ मतलब रुपया पैसा, ठीक है, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। समझ में आ गया। ऐसे काम किया जाए जिससे कि रुपया पैसा आता हो तो उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो ये आपका पूरा उत्तर हो गया। ये पूरा ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा क्या है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। देखिए तो आर्थिक विकास की परिभाषा, उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है यानी कही जाती है जब किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। यानी प्रति व्यक्ति आय में जब लंबे समय तक वृद्धि हो जाए, ग्रोथ हो जाए, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक मतलब क्या है, रुपया पैसा, विकास मतलब डेवलपमेंट। यानी प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि हो रही होती है लंबे समय तक, तो उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको पूरा लिखना है। देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम की परिभाषा करनी है। तो ये रही देखिए डिफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी देश के वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं द्वारा कुल क्या मूल्य होता है, कि एक साल में कितने राष्ट्र द्वारा आय अर्जित की गई, वो राष्ट्रीय आय कही जाती है। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो जाती है। सेवाओं का मतलब क्या होता है कि लोग अपनी सेवाएं देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर के तौर पे, ठीक, मानव संसाधन के रूप में। ये आपका क्लियर हुआ राष्ट्रीय आय की परिभाषा। देखिए चौथा सवाल है, प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो ये रहा प्रति व्यक्ति आय, ठीक। तो क्या होता है, किसी देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उस देश की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कही जाती है। देखिए प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, भाग दे देंगे तो आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त करते हैं, तो वो प्रति व्यक्ति आय कही जाती है। देखिए पांचवा सवाल, राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से क्या संबंध है। हमने अभी देखा राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से संबंध यही है कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, देश के कुल राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यही संबंध है जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर, दो देशों के विकास के स्तर की तुलना, कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, विकासशील है, अगर तुलना किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या होगा, हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। तो क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, उस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो उच्च आय वाले देश को हम विकसित कहते हैं और निम्न आय वाले देश को विकासशील कहते हैं। तो भारत विकासशील है और अमेरिका ये क्या है, विकसित है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के विकास की जानकारी प्राप्त देने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। देखिए 7 नंबर सवाल, आय के अतिरिक्त, जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक का उदाहरण दे जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ये रहा, देखिए आय तो हो गया, तो इसके अतिरिक्त ये है लंबी जीवन प्रत्याशा, लोग कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, कितने वर्षों तक। निम्न मृत्यु दर, उस देश की मृत्यु दर कैसी है, निम्न है कि ज़्यादा है। साक्षरता कैसी है, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं।
तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, आय के अतिरिक्त लंबी जीवन प्रत्याशा, निम्न मृत्यु दर तथा साक्षरता को जीवन स्तर की प्रभावित करता है। यानी हम किसी देश को ये चीज़ें देखेंगे तो मालूम चल जाएगा आय के अतिरिक्त। देखिए 8 नंबर सवाल है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 महत्वपूर्ण सूचक क्या है? किसके? जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 महत्वपूर्ण सूचक। तो इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो देखिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 के सूचक जो है वो 3 माने गए हैं, तो हमें ये लिखना है। पहला सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर कैसी है, और तीसरा है मौलिक साक्षरता। ठीक है, ये देखेंगे हम। देखिए अगला सवाल हमारा 9 नंबर है, आय के अतिरिक्त विकास के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं? अगर प्रति व्यक्ति आय को ना लिया जाए तो हम यही बातें लिखेंगे। आय के अतिरिक्त लंबी जीवन प्रत्याशा देखेंगे, निम्न मृत्यु दर देखेंगे और साक्षरता देखेंगे कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा देश विकसित है और विकासशील है और उनकी जीवन शैली कैसी है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, मानव विकास सूचकांक में आर्थिक विकास के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? कि कोई व्यक्ति आर्थिक विकास हो चुका है, किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक में। तो कौन कौन से शर्त वो दिए गए हैं, मापदंड दिए गए हैं? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम देखेंगे लोगों की शैक्षिक स्तर कैसी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, स्वास्थ्य स्थिति उनकी कैसी है, कितने लोग स्वस्थ हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक का यही मापदंड है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या है 11, प्राकृतिक संसाधनों के अति विदोहन से आप क्या समझते हैं? देखिए प्राकृतिक संसाधन की अगर बात की जाए, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हम सभी जानते हैं तो नदियाँ, भूमि, जंग, खनिज, लवण, ये सब क्या है? ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अगर इसका हम अति विदोहन कर दें, ज़्यादा प्रयोग करें, बर्बादी करें, तो क्या होगा? इसका विनाश होगा। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, दुरुपयोग करना, वो अति विदोहन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 12, आर्थिक विकास का स्तर गैर आर्थिक कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है? अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे आर्थिक विकास का स्तर कि कोई कितना व्यक्ति उसके पास आर्थिक विकास हो चुका है, कितना वो पैसे वाला है, और तो उसके गैर आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, किस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र डालिए, आर्थिक विकास के निर्धारित करने वाले कारक प्राकृतिक संसाधन ये हो गए, कौन सा? ये आर्थिक कारक हो गए, लेकिन हमें बताना है गैर आर्थिक कारक में। तो हम लिखेंगे गैर आर्थिक कारकों में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इन संस्थाओं के प्रतिकूल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतिकूल रहने पर आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। अगर सरकार जो है, किसी पार्टी जो है विकास की रणनीति नहीं अपनाती है, बड़े बड़े नेता होते हैं जो घपाले कर जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके आड़ में ये क्या करते हैं, ये विकास को मंद कर देते हैं। ठीक है, जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, काला बाजारी, घूसखोरी वगैरह, वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा उत्तर यहाँ तक हो गया। देखिए 13 नंबर सवाल है, किसी राज्य का विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है? तो वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए 14, खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन में कौन से आ जाएंगे? धातु और अधातु। बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए बिहार जब झारखंड से अलग हुआ 2000 में, तो झारखंड में सारे खनिज जो है वो चले गए हैं। तो विभाजन के पश्चात अधिकांश खनिज झारखंड में चले गए हैं और बिहार में इसकी अभाव हो गया है। तो यही स्थिति हो गई कि बिहार में इसका अभाव है खनिज की। देखिए 15 नंबर सवाल, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कैसा है? ये बताना है, अच्छा है कि निम्न है कि ऊंचा है? तो देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं विकास का महत्वपूर्ण मापदंड है। बिहार में इन सेवाओं का स्तर बहुत निम्न है। क्या है? नीचा है। बिहार में देखिए साक्षरता दर कितनी है? 6.8 है। सबसे असाक्षर राज्य कौन सा है? कौन? बिहार ही है, सबसे निरक्षर राज्य है।
अब इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 16 देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग के विकास की संभावना का उल्लेख करें। अगर कृषि आधारित उद्योग धंधे प्रारंभ किए जाए बिहार में तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार विश्व का सर्वोत्तम उपजाऊ भागों में से एक है, उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, ये सारे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो हमको पूरा लिखना है कि हमें बताना है पूरी संभावनाएं, तो ये आपका उत्तर पूरा हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।